करेंगे जो पहले बात किया था। तो चलो, so if you take this example, flow of fluid through a tube of varying cross section, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग है, यहाँ का ये d1 है, ये d2 है, थिकनेस इतना, ठीक है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। और अभी क्या है, ये ट्यूब मैंने एक हाइट पे रखा है, पहले क्या था मैं सिर्फ ट्यूब के अंदर फ्लो कितना हो रहा है वो देख रहा था कंटिन्यू इक्वेशन से। ये व्हाट इफ ये सेम ट्यूब मैंने हाइट पे रख दिया एक, तो ये सरफेस है आपका और मैंने हाइट पे ऐसे ट्यूब रख दिया, तो एक हाइट यहाँ पे h1 है और यहाँ पे एक h2 है, एंट्री पे इसका हाइट h1 है और एग्जिट पे इसका हाइट h2 है, या उल्टा भी है सकता हूँ, अभी फिलहाल हमारा फ्लो इस डायरेक्शन में इसलिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, प्रेशर फोर्स इंटू A1, यहाँ पे क्या है प्रेशर फोर्स इंटू A2। अब देखो हमेशा याद रखो कि प्रेशर हमेशा फ्लो हमेशा हाई प्रेशर में लो प्रेशर जाता है, ठीक है। तो हम अगर मुझे फ्लो इस डायरेक्शन में चाहिए तो मेरा प्रेशर इस डायरेक्शन में डोमिनेट करना चाहिए, इस डायरेक्शन में कम होना चाहिए। इंट्यूटिवली आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू द डेरिवेशन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड दैट लाइज बिटवीन क्रॉस सेक्शन P एंड R, तो क्रॉस सेक्शन P एंड R के बीच में, ठीक है, ये P क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन R है, ठीक है। सो इफ यू टेक दैट देन V1 एंड V2 बी द स्पीड वेलोसिटी नहीं है, स्पीड लिखा है अभी, ठीक है। V1 and V2 be the speed the fluid at lower at P and upper end R, बेसिकली V1 यहाँ का स्पीड है और V2 यहाँ का स्पीड है, ठीक है। सिमिलरली A1 यहाँ का एरिया है, A2 यहाँ का एरिया है, और दूसरा क्या क्वांटिटी D1 एंड D2 आर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फ्लूइड, तो D1 ये डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से इतना, यहाँ से यहाँ किया, उस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D2 है, ठीक है। थ्रू आउट का डिस्टेंस नहीं है, बी वेरी केयरफुल। तो अभी P1 A1 एंड P2 A2, जैसे मैंने बोला यहाँ का प्रेशर क्या होगा P1 A1, यहाँ का प्रेशर होगा P2 A2। तो अभी देखो अगर मुझे फ्लो ऊपर लेके जाना है, एग्जैक्टली फ्लो अगर ऊपर लेके जाना है, तो टोटल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा, वर्क डन यहाँ का, ठीक है, माइनस यहाँ का, तो ये वाला वर्क डन ज्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी जाके फ्लो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ का फोर्स कितना है, प्रेशर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो W P1 A1 इंटू D1 इज इक्वल टू P2 A2 इंटू D2, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने A1 D1 क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है, यहाँ का वॉल्यूम है। एज आई मेंशन इन द प्रीवियस टॉपिक कि हम वॉल्यूम सेम रख रहे हैं, बस उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये टोटल चेंज इन वॉल्यूम सेम है। सो A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2 dV है, ठीक है। सो प्लीज रीड दिस पार्ट वंस, ठीक है। सो W इज इक्वल, नाउ यू कैन से W इज इक्वल टू P1 D कैपिटल V माइनस P2 D कैपिटल V। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 dV। एज आई मेंशन इन बिगिनिंग इटसेल्फ, अगर P1 आपका ज्यादा है तभी जाके आपका फ्लो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। सो P1 माइनस P2 dV। सो एज द वर्क डन W इज ड्यू टू द फोर्स अदर देन द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी यहाँ तक अभी तक हमने ग्रेविटी की बात की ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी सारे फोर्सेस की बात करते हैं। अब ये जो वर्क डन था सिर्फ प्रेशर की वजह से था, ठीक है। अब इसी सेम केस में काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगा, क्योंकि एक हाइट पे ट्यूब है। काइनेटिक एनर्जी क्यों आएगा, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ हाउ डू यू डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी हियर एंड हाउ डू यू डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी हियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ m क्या है, रो इनटू v, कैपिटल V, ठीक है। नाउ हमने क्या लिखा था, क्या अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी इसमें मेंशन करना है तो मैं उसको मेंशन करूंगा एरिया इनटू वेलोसिटी के टर्म में। क्यों? क्योंकि हमें चेंज डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ
beginning of the time interval dt, the mass and the kinetic energy of a fluid P and Q is rho and A1 D1. ठीक है, so half A1 D1 वॉल्यूम इसका into V1 square, so half rho A1 D1 V1 square. Similarly यहाँ का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो तो हाफ रो A2 V2 D2 क्या आएगा V2 स्क्वायर. सो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है क्योंकि हमारा फ्लो हो रहा है, राइट. तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ V2 स्क्वायर. अभी देखो वेलोसिटी यहाँ का ज्यादा था, राइट, और यहाँ पे कम है, तो चेंज यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है, इसीलिए दिस माइनस दिस किया है. बी वेरी केयरफुल. सो टोटल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस इज इक्वल टू हाफ रो. अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डी है चेंज जो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डी इंटू कैपिटल वी A2 D2 and A1 D1. just substitute किया. so I can actually write directly this equation also, क्योंकि this is half mv square, half mass of this section and this section, which is rho dv into velocity square. यहाँ पे velocity क्या है, v2 square minus v1 square. यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इतना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बेसिकली रो जी एच. सो रो जी H2 और यहाँ पे क्या रो जी एच होगा. टोटल चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, रो जी H2 माइनस H1. ठीक है, सो नाउ दैट यू हैव all the energies, we have the total work done is equal to total energy. वर्क डन हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. सारे इक्वेशन को एक साथ रख लीजिए. ठीक है, if you write this equation together, if you rearrange this equation properly, you will understand that P1 minus P2 is nothing but 1 by 2 rho V2 minus V1 square plus rho g H2 minus H1. This is nothing but the Bernoulli's equation. ठीक है, the work done per unit volume of fluid by the surrounding fluid is equal to the sum of the changes in kinetic energy and the potential energies as per energies per unit volume that occur during the fluid. अगर आप इसको और भी अरेंज करोगे, माइनस को उस तरफ ले जाओगे, सारे प्रेशर 1 वाला टर्म इस तरफ, 2 वाला टर्म इस तरफ, तो आप ये वाला आसान सा फॉर्मूला लिख सकते हो, which is nothing but P1 plus half rho V1 square plus rho g H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho g H2. ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है. ठीक है, what if you have multiple areas, मतलब ये तो सिर्फ एक चैनल की बात करें. what if I have 3 different areas changing, अगर ऐसा स्टेप आ रहा है, ठीक है, ऐसा यहाँ का एरिया A1 है, हाँ सॉरी ऐसा, तो यहाँ पे इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, A3 है, तो 3 बार आपको ये लिखना पड़ेगा. तो इसकी वजह से क्या करेंगे, जनरलाइज कर लेंगे. सो दैट इज समथिंग बट P प्लस हाफ रो इसका प्लस जी H2. अगर आप 3 के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 प्लस P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो जी H3. ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये तीनों सेम ही रहेगा हमेशा. ठीक है, सो इन अदर वर्ड द Bernoulli's principle is consistent with principle of the conservation of energy. बेसिकली हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता. क्यों, ध्यान से देखो, दिस बिलोंग्स टू पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी, दिस बिलोंग्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस बिलोंग्स टू पोटेंशियल एनर्जी. सो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy is always constant. The total energy is always constant. ठीक है, चलो after finishing this part, please do this numerical by yourself. सेम चीज है, सिर्फ A और B पॉइंट का सब क्वांटिटीज आपको दिया गया है. ठीक है, रिमेंबर कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, इसलिए आपको अगर वेलोसिटी एक का दिया दूसरे का नहीं दिया तो आप आराम से निकाल सकते हो. अगर एरिया दिया है तो ये न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको आराम से आइडिया मिलेगा. पुट द वैल्यू कहते हैं आंसर वाला न्यूमेरिकल है. नाउ यहाँ पे बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा ट्यूब है वो सरफेस पे रखा गया है ऐसे.
ठीक है, इसीलिए H1 इजिकल टू H2 इजिकल टू 0 है। इसीलिए जब इक्वेशन लिखोगे तो आप H2 माइनस H1 आपका 0 आएगा। ठीक है, चलो अगर यही ट्यूब आप अगर इंक्लाइन रखते हो और इंक्लाइन ऐसे रखते हो, जैसे कि अगर ये सरफेस है आपका, ठीक है, और अगर आप ट्यूब ऐसे रखते हो तो H1 आपका 0 हो जाएगा, H2 आपका पॉजिटिव होगा, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वेयर डू वी यूज इट एक्चुअली? तो अगर स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखोगे तो द वर्ड इफ्लक्स मीन्स द फ्लूइड आउट ऑफ फ्लूइड। सो बहुत अच्छे से एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था कि एक ऐसा कंटेनर ले लो, उसमें आप एक छोटा सा छेद बना दो, आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि ग्लास में आपको अगर होल कर दो नीचे तो सारा फ्लो नीचे आएगा। तो ग्लास का अंदर का एरिया अलग है और फ्लो का एरिया अलग है, वो होल का एरिया अलग है। अगर आपको देखना है कि कितनी स्पीड से वो पानी नीचे आ रहा था, आपको बस इतना करना है कि आपको अंदर का एरिया पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कि कितने प्रेशर से वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि फ्री फॉल करा रहा है ना, इसीलिए। तो ऊपर जो प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो उसके प्रेशर से आप सीधा का सीधा आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट स्टेट इट हियर। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक कंटेनर है, उस कंटेनर से आप ऐसा एक होल करके फ्लो सारा बाहर दे रहे हो। तो यहाँ का जो फ्लो है उसका एरिया है A2, अंदर कंटेनर का एरिया है A1, कंटेनर का प्रेशर है P, लेकिन यहाँ का जो प्रेशर P0 है, क्यों? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सब एटमॉस्फेयर में आ रहा है। ठीक है, नाउ इफ यू अप्लाई द, नाउ यहाँ पे देखो, ये इसको अगर मैं रेफरेंस मानूँ इस पार्ट को, तो 0 H1 क्या हो गया 0 और H2 क्या हो गया आपका स्मॉल h, इतना लेवल है। तो P0 यहाँ का और यहाँ का कंटेनर इक्वेशन लिखो। चलो यहाँ का अगर बर्नौली इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H, राइट, इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो यहाँ का V2 स्क्वायर प्लस रो जी H, जो 0 है, H यहाँ पे 0, सो थर्ड वाला कंपोनेंट नहीं है। सो इफ यू जस्ट सी दिस इक्वेशन नाउ, ठीक है, दिस इज व्हाट P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें मेरे पास वेलोसिटी V1 और V2 का बीच में रिलेशन पता है, कैसे? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन से। सो वहाँ से मैं V1 को V2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट V1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 होल स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर। मैंने सब्स्टिट्यूट किया V1 स्क्वायर को। ठीक है, चलो, सो नाउ दैट वी हैव एंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V2। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ वेलोसिटी बाहर का पता है तो मैं अंदर का हाइट भी बता सकता हूँ बेसिकली। अगर मेरा ये जो कंटेनर है इसका हाइट में अगर देख सकता हूँ तो मेरे पास वो भी कंपोनेंट है। देखो, एरिया अंदर का पता है, बाहर का भी एरिया हम पता कर सकते हैं। ये एरिया में कंटेनर का पता रहेगा, A2 भी हमें पता रहेगा। सो नाउ दैट वी नो दिस ऑल क्वांटिटीज, आई कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट शुड बी द हाइट। लेट्स सपोज मेरे पास हाइट है तो मैं बाहर का वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, करेक्ट? सो रोजी, ये इक्वेशन को मैं आराम से लिख सकता हूँ, रोजी इज इक्वल टू दिस। अभी देखो, A2 इज ऑलवेज लेस देन A1, वेरी वेरी लेस देन A1 यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ इफ्लक्स में। तो ये वाला क्वांटिटी मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। सो V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2G। तो जब आप स्पीड ऑफ इफ्लक्स पूछे तो आप सीधे इक्वेशन ये डाल सकते हो। दिस इज व्हाट यू शुड कंसर्न अबाउट। ठीक है, रूट ऑफ 2GH वाला इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो H है वो हाइट अंडर द ग्रेविटी है, फ्री फॉल है, इसलिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, doors of dam are 20 meter below the surface of water in the dam. If one door is open, and what will be the speed of water that flows out of the door? डैम का डोर खोल दिया, अब वहाँ पे सरफेस है, ठीक है, ऐसा डैम पकड़ लीजिए, तो डैम का अगर डोर आपने खोल दिया तो ऐसे फ्लो ऐसे बहेगा, राइट? तो वैसे वो डैम का एरिया बहुत बड़ा रहेगा, करेक्ट? तो उतना एरिया का कंपैरिजन मुझे करना नहीं है। तो ट्रैकोली स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमें यहाँ पे एक आसानी से स्पीड निकालने का फॉर्मूला दिया गया है कि अगर ऐसा केस है जहाँ पे डैम बहुत बड़ा है, तो डोर ऑफ डैम आर 20 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, मतलब कैसा है, ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ऐसा डैम है, यहाँ तक डोर यहाँ पे है, कहीं पे डोर आपका कहीं पे ऐसा है,
और इस तरफ पूरा पानी है, इस तरफ पूरा पानी है। अब जैसे ये डोर आप ऐसे खोल दोगे तो पानी से बहने से शुरू हो जाएगा, करेक्ट। तो मुझे ये निकाला कि इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका एरिया मेरे पास होगा एग्जैक्टली। अगर नहीं है तो ये देखो ये मेरे को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है, मतलब बहुत डैम बहुत बड़ा कंपेरेटिव दिस। तो अगर डैम का एरिया में कैलकुलेट करने जाऊँ तो कंपेरेटिव दिस ये एरिया बहुत छोटा रहेगा, डैम का एरिया और डोर का एरिया बहुत छोटा रहेगा। इसीलिए ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी लेते हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है अप्रोक्सीमेशन के लिए। सो वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, और ये h क्या है, डैम का हाइट, ठीक है। बस हो गया कैलकुलेशन। उसी तरह से होता है वेंचुरीमीटर। एक वेंचुरी ट्यूब होता है, ये आप प्रैक्टिकल देखोगे स्कूल में, अगर आपको प्रैक्टिकल्स में दिखाएंगे तो वेंचुरीमीटर क्यों नहीं होता है। तो वेंचुरीमीटर में क्या करेंगे, एक ऐसा ट्यूब ले लेंगे, वेंचुरी ट्यूब कहते हैं इसको, जिसका बीच में क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम रहेगा, इसके आगे वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसके एरिया वाला कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और ये वाला एरिया थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे हमने ट्यूब ऐसे बाहर छोड़ दिया तो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ा एक हाइट दिखेगा, करेक्ट। तो इन दोनों हाइट का डिफरेंस अगर मुझे पता है तो मैं अंदर का प्रेशर डिफरेंस पता कर सकता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ बर्नौली लगाऊँ, तो देखो यहाँ पे ये वाली बर्नौली ट्यूब तो सरफेस पे ही है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस हाइट ऑफ, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए बता देता हूँ, ये जो हाइट है H1 माइनस H2 ये नहीं है, क्यों, क्योंकि बर्नौली ट्यूब आपने रखा है सरफेस पे, तो सरफेस पे बर्नौली ट्यूब आपका ऐसा ही रहेगा। सॉरी वेंचुरी ट्यूब यहाँ पे बर्नौली ट्यूब सेम ही है, बट लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी हैव हियर। सो अगर वेंचुरी ट्यूब है तो वेंचुरी ट्यूब सरफेस पे रखा है, इसीलिए अगर मैं सिर्फ इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँ P1 एंड P2 पॉइंट की, तो एट P1 अगर मैं बर्नौली इक्वेशन यूज करूँ तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसकी बात करूँ तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब V1 स्क्वायर, अब मुझे फ्लो का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, सपोज तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। नाउ एज आई मेंशन बिफोर, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में होना है तो P1 बड़ा होगा, करेक्ट। सो अगर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 निकालना है, सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, सोचो, दैट इज नथिंग बट दिस डिफरेंस। देखो यहीं पे हमने कैलकुलेट किया, क्या है, अगर ऐसा केस है तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स में कैलकुलेट किया था हमने कि ये जो वेलोसिटी डिफरेंस है, देखो इट इज नॉट ऑब्वियस, सो लेट मी जस्ट स्टेट इट हियर। सो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। सो अभी अगर आप ये हाइट अगर आपको पता है, ये वाली हाइट, ठीक है, अगर ये कैपिलराइज पता है आपको, तो this capillarized will be the same, this kinetic energy will be the same as this this potential difference will be the same as the kinetic energy difference। इसीलिए P1 minus P2 is equal to rho gh लिख सकते हो डायरेक्टली आप, एंड इट मीन्स आप सोचो अगर आपके पास ऐसा एक सेटअप है लैब में जिसमें आपको ऐसा हाइट कैलकुलेट कर पा रहे हैं, नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस हाइट। सो अगर आप ये हाइट कैलकुलेट करें तो आप प्रेशर डिफरेंस बता सकते हो कितना प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। सो ट्यूब के अंदर का प्रेशर कितना जानने के लिए आपको सिर्फ ये हाइट चेक करना है, इसलिए आपका कैपिलरी ट्यूब यूज होता है। सो नाउ दैट P1 minus P2 is equal to rho gh, so you can substitute that here, so V2 minus V1 square is equal to, अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है फ्लो का तो आप रिवर्स करो, जैसे मैं जो अभी जो प्रेशर की बात करते थे उससे आप उसकी जगह वेलोसिटी कैलकुलेट करो। सो इफ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट P1 minus P2 is equal to rho gh, this pressure difference is nothing but the rho gh, then if you just substitute this now, you will get 2gh is equal to V2 minus V1 square. Now with the help of this continuity equation, even is equal to V2, you can calculate the velocity at point 2 easily, ठीक है। चलो, now this fascinate me more because this is my area, lifting of airplane। अगर आप इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बचपन की स्टोरी सुनाता हूँ कि
अगर बचपन में ऐसे आप अभी भी कर सकते हो, अगर कार या बाइक से या फिर ट्रेन से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, हर एक किसी की आदत होती है कि आप अपना हाथ बाहर निकालते हो और खेलते हो हाथ के साथ, हाथ ऊपर नीचे करते हो। तो आप देखोगे कई बार अगर नहीं किया तो फील करो, कार के बाहर थोड़ा सा हाथ ऐसा फ्लैट रखो, और अगर आप हाथ का एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओगे, आपको फील होगा कि हाइट आपका हाथ को वो धकेल रहा होगा, दैट इज नथिंग बट द लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो ऐसे अगर एक एरोफॉइल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया उस एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन की विंग है बेसिकली। अमेजिंग थिंग अबाउट दिस शेप इज if you cut aeroplane in any cross section, you always find this cross section, even if it is a fuselage, even in the engine. ठीक है, so when we have the regular classes, face to face classes, I'll explain why it is. ठीक है, so lifting of aeroplane में भी ये फंडा यूज होता है। ठीक है, चलो, so when we talk about the lifting an aeroplane, वहाँ पे भी हम बर्नौली प्रिंसिपल यूज करते हैं। सिमिलरली वर्किंग ऑफ ऑटोमाइजर में भी यूज करते हैं। ऑटोमाइजर में बेसिकली क्या करते हैं हम, ये पिस्टन अप डाउन होगा तो यहाँ से वो जोर से कार्बोरेटर में वो हम एटमाइज कर सकते हैं जितना भी लिक्विड अंदर होता है वो। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये चीज़ें वीडियो देखनी चाहिए यूट्यूब पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू शो मी वीडियो एट दिस मोमेंट, सो लेट मी जस्ट लीव इट अप टू यू। चलो, सो ब्लोइंग ऑफ रूफ, ये भी देखो ज़्यादा स्टोम आया ना तो यहाँ पर अगर हवा ट्रैप हो जाएगी, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, तो रूफ को ऐसे बनाने का मेन रीज़न ये होता है कि इसी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड। सो प्लीज़ ट्राई टू रीड दिस डेरिवेशंस एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द डेरिवेशंस। एंड ये जो न्यूमेरिकल से बहुत आसान है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये न्यूमेरिकल करो। ठीक है, बट स्टिल I'll try to fix one Zoom class so that you can ask me doubt about this numericals, or you can do one thing, you can write me a mail, or you can just give your doubts to madam or Mangesh sir, and they will transfer me your doubts and I'll get back to you people. ठीक है, thank you so much.